हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम, रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला प्रश्न है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो मुख से आरंभ होती है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टालिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत में मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम क्या है हमारा? कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अगला प्रश्न है, मन वयस्क मनुष्य में कितने अस्थायी दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य में 32 अस्थायी दांत होते हैं। और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अगर किसी का दूध का दांत टूट जाता है तो उसके जगह पे परमानेंट टीथ आते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती हैं? तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, मुख गुहा से भोजन किस नली द्वारा अमाशय तक पहुंचता है? तो इस ये होती है ग्रास नली, जिसको हम लोग ओसोफेगस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HCl लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन करने के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, रे, रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो रेनिन एंजाइम दूध में घुली हुई प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, अमाशय के किस भाग में भोजन सबसे अधिक समय तक रहता है? तो पाइलोरिक भाग में। अगला प्रश्न है, भोजन भोजन के अमाशय से निकलने के बाद इसे उसे क्या कहते हैं? तो इसे काइम कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया था, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी ये पूछा जाए। अगला प्रश्न पे हम आते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है। लीवर को हिंदी में यकृत बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो पित्त रस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में जमा होता है। अगला प्रश्न है, पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस का कार्य होता है वसा का वशीकरण करना, मतलब इमल्सीकरण करना। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत लीवर होती है। अगला प्रश्न है, यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो यकृत का मुख्य कार्य होता है पित्त का निर्माण करना, ग्लाइकोजन का संचय करना, विषैले पदार्थों का निराकरण करना। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में यकृत परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, अग्न्याशय रस में कौन सी एंजाइम होती है? तो अग्न्याशय रस में इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन परिवर्तित करता है? तो सही आंसर होगा ट्रिप्सिन। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कौन परिवर्तित करता है? तो ये लाइपेज। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, उसी को कंपाइल करके हम एक PDF बनाए हैं जिसको हम बता रहे हैं आप लोग को। PDF का लिंक भी हम नीचे डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्च को माल्टोज में कौन परिवर्तित करता है? तो सही उत्तर होता है अग्न्याशी एमाइलेज। अगला प्रश्न है, अग्न्याशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा इंसुलिन और ग्लूकागोन। अगला प्रश्न है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम।
अगला प्रश्न है, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की दीवार में मौजूद अंगुली जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो इसको विली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विली का कार्य क्या है? तो विली भोजन के अवशोषण के लिए ये सतह क्षेत्र बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में प्रोटीन का अंतिम पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो एरिप्सिन नामक एंजाइम करता है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो माल्टोज या सुक्रोज या लैक्टोज करता है। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है कुछ खनिजों का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का बड़ी आंत में कितने भाग होते हैं? तो बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं, जिनका नाम है सीकम, कोलन और मलाशय। अगला प्रश्न है, अपेंडिक्स मानव शरीर के किस अंग से जुड़ा होता है? तो अपेंडिक्स जो होता है वो मानव शरीर के बड़ी आंत सीकम से जुड़ा होता है। किस विटामिन का संश्लेषण बड़ी आंत में होता है? तो विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण बड़ी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, बिना पचा भोजन शरीर से कहाँ बाहर निकलता है? तो बिना पचा भोजन गुदा से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में कौन सा अंग पाचक ग्रंथि नहीं है? तो ये होता है ग्रास नली ओसोफेगस। अगला प्रश्न है, भोजन को ग्रास नली से अमाशय तक ढकेलने वाली गति क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है क्रमाकुचन। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का पाचन मुख से शुरू होता है? तो ये इसका सही उत्तर होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का पाचन अमाशय से शुरू होता है? तो वो होता है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है? तो ये है वसा। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है? तो इसका सही उत्तर होता है यकृत और मांसपेशियों में। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है? तो ये होता है यकृत, लीवर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वह दांत का इनामेल है। अगला प्रश्न है, दांत के निर्माण में कौन सा तत्व मुख्य रूप से सहायक है? तो दांतों के निर्माण में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भोजन निकलने में कौन सा अंग सहायक होता है? तो भोजन निकलने में जीभ सहायक होता है। अगला प्रश्न है, टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में कार्य करता है? तो टाइलिन एंजाइम जो होता है हल्के, अम्लीय और उदासीन माध्यम में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम से कार्य करता है? तो पेप्सिन एंजाइम अम्लीय माध्यम से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस माध्यम से कार्य करता है? तो ये क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस पाचक रस में कोई एंजाइम नहीं होता? तो पीत रस, बैल जिसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होता। अगला प्रश्न है, अग्न्याशय रस की प्रकृति कैसी होती है? तो अग्न्याशय रस की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, अमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन बचाता है? तो श्लेष्मा, जिसको म्यूकस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीत लवण किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो ये वसा के पाचन में सहायक होते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू।